Hello everyone. So today I am going to discuss about Hooke's law, and this is very important topic in strength of material. So today lecture is very important for you. So before starting Hooke's law, we are going to discuss about assumptions used in Hooke's law. Okay. So first assumption is लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। इसका मतलब क्या है कि जो लोड हमारा हम अप्लाइड करेंगे वो ग्रेजुअली करेंगे। मतलब जिस भी स्पेसमैन में हम टेस्टिंग कर रहे होंगे उस पर जो लोड आ रहा होगा वो अप्लाइड हो रहा होगा, वो ग्रेजुअली अप्लाइड हो रहा होगा। ओके। सेकंड अजम्पशन है टेम्परेचर ऑफ द मेंबर डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द लोडिंग। मतलब कि जब हम टेस्ट कर रहे हैं उस दौरान क्या होना चाहिए कि जो टेम्परेचर स्पेसमैन का वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो चेंज नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर के कारण भी क्या होता है, बॉडी में एलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों कुछ भी आ सकता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो बॉडी में एलोंगेशन आ जाएगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा तो बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है। लेकिन हम अभी केवल लोड के कारण उसमें देखना चाहते हैं कि हम जब लोड अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुअली तो उसमें कितना चेंज आ रहा है, यानी कितना स्ट्रेन वगैरह आ रहा है, तो स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, उसमें स्ट्रेस आएगा। तो अभी हम उसकी स्टडी करना चाहते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि दूसरे किसी भी इफेक्ट उस बॉडी पे आए, क्योंकि हम उसके बाद डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि जो एलोंगेशन आ रहा है वो लोड के कारण आया है या टेम्परेचर के कारण। इसलिए हम टेम्परेचर क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो सेकंड अजम्पशन इज टेम्परेचर ऑफ द मेंबर डू नॉट चेंज ड्यूरिंग लोडिंग। थर्ड अजम्पशन इज मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक। ओके। तो इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे। इसमें सबको कन्फ्यूजन रहता है कि होमोजेनियस मटेरियल क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होते हैं। और ये क्या है, एक बेसिक अजम्पशन है जो कि हर एक जगह हमारा यूज़ होता है। चाहे सॉल्व मैकेनिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम उसमें लेके चलते हैं कि मटेरियल क्या है, होमोजेनियस है एंड आइसोट्रॉपिक है। उसका रीजन है जो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। ओके। फोर्थ अजम्पशन इज नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज देयर। मतलब जिस स्पेसिमेन पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं उधर हम उसमें अजम्पशन लेके चलेंगे कि उसमें कोई भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। ठीक। अब हम इसमें देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये दोनों मैंने देख लिया कि लोड अप्लाइड ग्रेजुअली का मतलब क्या है, टेम्परेचर का मतलब क्या है। अब हम इसको देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ अजम्पशन को। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि जो बोला जा रहा है हमारे हमसे कि होमोजीनियस मटेरियल का मतलब क्या है। अब होमोजीनियस मटेरियल का मतलब है कि जो हमारा मटेरियल है उसमें, होमोजीनियस का मतलब होता है कि हमारा जो भी मटेरियल है उसमें हर एक पॉइंट पर इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन हर एक डायरेक्शन में वैल्यू अलग रहेगी। मतलब एक पॉइंट पे हम अगर एक्स डायरेक्शन में जाएंगे तो इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू कुछ अलग मिलेगी, उसी पॉइंट पे हम बाई डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू दूसरी मिलेगी, और अगर हम तीसरे पॉइंट किसी पर जाएंगे तो हमें जेड डायरेक्शन, उसी पॉइंट पर जेड डायरेक्शन में वैल्यू हमें क्या मिलेगी, अलग मिलेगी। इसको बोलते हैं होमोजीनियस मटेरियल। लेकिन हर एक पॉइंट पे तीनों डायरेक्शन में अलग है, लेकिन सेकंड पॉइंट पे जाएंगे तो उसके तीनों डायरेक्शन में वही सेम वैल्यू मिलेगी जो हमें फर्स्ट पॉइंट के जिस जिस डायरेक्शन में जो वैल्यू आ रही थी। जैसे कि अगर फर्स्ट डायरेक्शन में इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे हम देख रहे हैं, पी पॉइंट पे अगर हमारी एक्स डायरेक्शन में E1 मिल रहा था हमें वैल्यू, ठीक है, और बाई डायरेक्शन में जो वैल्यू मिल रही थी वो हमें मिल रही है E2। ठीक है। एंड जेड डायरेक्शन में हमें जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है हमें E3। ठीक। तो हम अगर क्यू पॉइंट की बात करेंगे तो क्यू पॉइंट में भी एक्स डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, E1 मिलेगा। ठीक है। और बाई डायरेक्शन में क्या मिलेगा, E2 मिलेगा, और जेड डायरेक्शन में क्या मिलेगा, E3 ही मिलेगा। इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट पे वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन में अलग अलग है। तो होमोजेनियस मटेरियल का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट इंडिपेंडेंट बिहेवियर शो करते हैं लेकिन डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होते हैं। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि हर एक पॉइंट पे वैल्यू अलग अलग रहेगी लेकिन एक पॉइंट के हर एक डायरेक्शन में वैल्यू सेम मिलेगी। मतलब कि एक कोई पॉइंट लिया मैंने ये वाला, इस पॉइंट के इस डायरेक्शन में जितनी भी डायरेक्शन है कहीं भी जाएंगे तो हमें हर जगह वैल्यू क्या मिलेगी, जो भी है, मान लो E1 मिल रही है हर एक डायरेक्शन में। ठीक है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो उसके हर एक डायरेक्शन में वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन वो इसके बराबर नहीं मिलेगी, वो हमें E2 मिलेगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये होते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल। आइसोट्रॉपिक मतलब पॉइंट डिपेंडेंट बट डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। लेकिन हमारा जंक्शन क्या है कि दोनों चीज़ें शो कर रहा है, यानी कि होमोजीनियस भी है और आइसोट्रॉपिक है। इसका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी।
इसलिए हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं, नहीं तो हमें अलग अलग डायरेक्शन में अगर हम इलास्टिक कांस्टेंट को कंसीडर करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसकी कैलकुलेशन करने। इसलिए हम पहले से एजम्पशन लेके चलते हैं कि हर एक डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर इलास्टिक कांस्टेंट क्या है, सेम है। तो इसीलिए ये एजम्पशन हर जगह हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके आगे, चौथा जंक्शन जो हमारा था स्ट्रेस कंसंट्रेशन, उसको देखते हैं। स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि जब हम बॉडी अगर हमारा शेप जो है वो इरेगुलरिटी कहीं पे आ जाती है अगर बॉडी में, तो क्या होता है कि जहाँ पर एरिया कम हो जाता है वहाँ पे स्ट्रेस अचानक से मैक्सिमम हो जाता है। जैसे कि मुझे पता है कि हमारा सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, P/A होता है। ठीक है, अगर एरिया हमारा घट जाएगा तो हमें पता है कि ये पूरी वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, यानी कि स्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि किसी पॉइंट पर जब एरिया मिनिमम होता है तो वहाँ पे हमें स्ट्रेस जो मिलता है वो मैक्सिमम मिल जाता है। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन, मतलब वहाँ पे स्ट्रेस क्या हो गया, कंसंट्रेट हो गया है। ठीक है, और ये क्यों होता है? ये होता है इरेगुलरिटीज़ के कारण। अगर बॉडी में इरेगुलरिटीज़ है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एरिया क्या है, बिल्कुल डिक्रीज़ हो गया इस तरीके से, ऐसे आया। ठीक है, यहाँ पे हमें एरिया क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। यहाँ पे एरिया हमें जो मिल रहा है वो मिनिमम मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा स्ट्रेस क्या हो रहा है, यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रही है इस पॉइंट पे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन एरिया द स्ट्रेस में बी हायर एट ए लोकेशन एंड दिस इज नॉन एज स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हो गया हमारे चारों अजम्पशन, हमें समझ में आ गए हैं। अगर ये चारों अजम्पशन क्या हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं किसी भी बॉडी के लिए, मटेरियल के लिए, तो हम उस अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ बोल सकते हैं कि हमारा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, ये हमारी हुक्स लॉ की स्टेटमेंट है, विथ इन अ लिमिट एंड दैट लिमिट इज नॉन एज प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। यानी कि विथ इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। इसी को हम क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ बोलते हैं। अब हमें हुक्स लॉ देखना होगा हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग, मतलब कि हर एक 3 कैटेगरी में हम देखेंगे। पहला हम देखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस के लिए एंड नॉर्मल स्ट्रेन, दूसरा देखेंगे शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, और थर्ड देखेंगे हम बल्क स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के लिए। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस होते हैं, तो हुक्स लॉ भी हम 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले कैटेगरी हम लेते हैं यहाँ से कि जो हुक्स लॉ हम ले रहे हैं वो नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन के लिए ले रहे हैं। हमें पता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में हम एक बार बात कर चुके कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस ही होता है जब वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अलोंग हम क्या करते हैं, स्ट्रेस लोड अप्लाई करते हैं, तो जो स्ट्रेस आता है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा। तो अगर हम हुक्स लॉ की बात करें नॉर्मल स्ट्रेस के केस में, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विथ इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। यानी कि सिग्मा को हम डिनोट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए, और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है वो एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। ओके, तो यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल, यहाँ से हमारा जब कोई कांस्टेंट हटेगा तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि ई से हम डिनोट करते हैं, ई। ठीक है, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब हम इसको एक बार फिर से अगर आगे हम इसकी अगर कोई हमसे कहे कि हमें ई डिफाइन करके बताओ, ई की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, तो एक बार हम यहाँ से देखते हैं कि हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस होता है लोड अपॉन एरिया P/A। ठीक, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक, और इक्वल टू ई को हमने ऐसे ही लिख लिया। अब हमें पता है अगर हमारा क्या हो कि अगर चेंज इन लेंथ जो हो जाए वो L के बराबर हो जाए किसी भी मटेरियल के लिए, मतलब हम ऐसा लोड अप्लाई करें कि उस बॉडी में एलोंगेशन क्या हो जाए, L के बराबर हो जाए, चेंज इन लेंथ जो हो जाए वो L के बराबर हो जाए। तो हमें पता है अगर ये L हो जाएगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि उस केस में ई जो मिलेगा हमें वो सिग्मा के इक्वल मिलेगा, यानी कि P/A तो सिग्मा ही होता है, तो जो ई मिलेगा वो सिग्मा के बराबर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब हम ऐसा लोड अप्लाई करें, मतलब कि यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी इज़ द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस फॉर विच हमारा जो लेंथ होगी मटेरियल की वो डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर चेंज इन लेंथ हमारा क्या आ गया, L हो गया। ठीक है, इनिशियल लेंथ हमारी बॉडी की जो थी वो L थी, चेंज इन लेंथ भी क्या हो गया, L हो गया। अगर एलोंगेशन हुआ तो फाइनल लेंथ क्या बोलेंगे हम, यही तो बोलेंगे इनिशियल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ, यानी कि L + L यानी कि 2L।
तो हम बोल सकते हैं कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी होता है, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट विच द लेंथ ऑफ द बॉडी विल डबल, मतलब जिस पर उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। ठीक है, इसको हम यहाँ से देख भी सकते हैं, हमने वही किया यहाँ पे कि अगर हमने डेल्टा एल इक्वल टू एल लिया तो यहाँ से हमें पता है टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो ई जो मिलेगा वो सिग्मा के बराबर मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ और बताएंगे कि स्ट्रेन की तो हमें पता है कि कांस्टेंट मतलब डायमेंशन लेस होता है, तो जो ई की डायमेंशन कोई भी हो, चाहे वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, चाहे यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी हो, या बल्क स्ट्रेस, बल्क कांस्टेंट हो, तीनों में ही क्या होता है, जो यूनिट होती है ई की वो हमेशा स्ट्रेस के बराबर होती है, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम स्क्वायर, मतलब स्ट्रेस की यूनिट के बराबर ही होती है। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे अगर हम, तो मैं इसी को स्टेटमेंट में बताया मैंने कि अगर हम लोड की वैल्यू इतनी अप्लाई करेंगे, चेंज इन लेंथ एल के बराबर हो जाए, यानी कि एल फाइनल क्या हो जाए, डबल हो जाए, उस वैल्यू को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि इट इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेट विल डबल द लेंथ ऑफ बार। ठीक, तो उसको बोलेंगे हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखते हैं अगर कोई मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करता है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर इलास्टिक मटेरियल। ध्यान रखना कि हर एक मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते, लेकिन जो मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, लीनियर इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें हैं कि ये हमारा स्ट्रेस वाला एक्सिस है, ये हमारा स्ट्रेन वाला एक्सिस है। अगर हम इसकी बात करें अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, अगर लाइन खींचे तो स्ट्रेट आती है हमेशा। ठीक है, तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक है तो हमें पता है ये क्या आएगा, हमारा थीटा, मान लो ये एंगल थीटा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे किसी पॉइंट पे बात करें, मान लिया मैंने यहाँ पे जो स्ट्रेस मिल रहा है मुझे सिग्मा मिल रहा है, तो यहाँ जो स्ट्रेन मिल रहा है वो एप्सिलॉन मिल रहा है। अगर हम इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें अगर टेन थीटा लगाएंगे तो हमें पता है टेन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा जो आएगा वो ये वाली लेंथ यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन में आएगा। ठीक है, अब टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, तो हमें स्लोप क्या मिल गया, सिग्मा बाई ई मिल गया, एप्सिलॉन। ओके, और फ्रॉम हुक्स लॉ मुझे पता है कि जो स्ट्रेस होता है वो एप्सिलॉन इंटू ई होता है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि अगर इसको मैं नीचे लाऊँ यहाँ पे तो ये बोल जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू ई। अगर इस वाले इक्वेशन से यानी टेन थीटा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई ई, और इस इक्वेशन से देखा जाए तो मुझे क्या पता चल रहा है कि टेन थीटा जो क्या है वो ई के बराबर है, यानी कि स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या दे रहा है मुझे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रहा है। ठीक है, तो ये उसका स्लोप होता है। अब हम इसके आगे देखेंगे तो हमें पता है कि हाँ, एक चीज़ और कि जो स्ट्रेस होता है वो मटेरियल प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि अगर कभी कुछ किसी क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है कि एक मटेरियल है, ठीक है, दो मटेरियल दे देते हैं और सेम कंडीशन देते हैं, बोलते हैं इसमें स्ट्रेस क्या होगा, लेकिन हमें पता है स्ट्रेस होता है वो मटेरियल प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करता, वो केवल लोड और एरिया पर डिपेंड करता है। हमें कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हमें हुक्स लॉ पढ़ा होता है तो हमें पता रहता है सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू ई, तो हमें देख के लगता है क्योंकि ये क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टीज है, तो हमें लगता है स्ट्रेस भी क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये नहीं होता है ऐसा। स्ट्रेस क्या है, मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती है। अब हम चेंज इन लेंथ की बात करेंगे। अभी मैंने देखा भी है कि स्ट्रेस क्या होता है, पी बाई ए, और एप्सिलॉन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ इनटू ई। तो अगर इस पूरे टर्म को इधर भेजा जाए तो हमें पता चल जाएगा चेंज इन लेंथ जो होता है पी एल अपॉन ए ई होता है, जिसमें पी क्या है, लोड है, एल क्या है, लेंथ ऑफ बार, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब ए और ई क्या हो, कांस्टेंट हो थ्रू आउट दी मटेरियल, मतलब जो भी बार है वो हर एक जगह कांस्टेंट है, अगर उसका एरिया और ई, तब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करके हम क्या करेंगे, दूसरा यूज़ करेंगे, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हमारा क्या रहे, ए और ई क्या रहे, बेरिंग रहे, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि कोई बार था जो इस तरीके से बेरी कर रहा था, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस पर जाएंगे, एक स्ट्रिप कट करेंगे, ठीक है। मैंने मान लिया इसका एरिया है ए एक्स और इसका यहाँ पे एक्स लोकेशन पे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो ई एक्स है, ठीक है, और इसकी लेंथ जो थी वो मैंने डी एक्स मान ली। अगर मुझसे कोई कहेगा इसके लिए चेंज इन लेंथ बताओ, तो मैं क्या करूँगा, चेंज इन लेंथ पूरे मटेरियल के लिए क्या होगा, पहले तो हम इस एलिमेंट के लिए लिखेंगे, तो इस एलिमेंट के लिए केवल अगर हम लिखना हो हमें इस वाले एलिमेंट के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ इक्वल टू, मान लो डेल्टा चेंज इन लेंथ है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, इसका लोड वो तो हर जगह सेम आएगा, पी, इसकी लेंथ कितनी थी मुझे पता है डी एक्स थी, ठीक है, इसका ए एक्स क्या है, उस लोकेशन पर जो हमारा एरिया मिल रहा हो तो वो ए एक्स है,
और उस लोकेशन पर ई की वैल्यू क्या है, वो ई एक्स है। ये तो हमारे इस एलिमेंट के लिए आ गया, लेकिन हमें पूरे बार के लिए चाहिए हो तो क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके एल तक। ठीक है, तो अगर ऐसा करेंगे तो हमें टोटल चेंज एलोंगेशन मिल जाएगी उस बॉडी के लिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ए क्या है, ए एक्स, एरिया एट एनी एक्स लोकेशन, ई क्या है, यंग्स मॉडुलस एट एनी लोकेशन। ये इसके ऊपर हम एक एग्जांपल देखते हैं पहले, जैसे कि ये दो मैंने दिया है। इसमें मैंने क्या किया, ई को मतलब किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ई को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्स का फंक्शन लगा दिया है। तो इसमें मैं ए नहीं बोल सकता हूँ डायरेक्टली कि पी एल अपॉन ए ई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई क्या है, कांस्टेंट नहीं है। ए कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, लेकिन ई कांस्टेंट नहीं है। तो इसमें मुझे क्या लगाना होगा, ये वाला फार्मूला लगाना होगा, 0 से एल पी डी एक्स अपॉन ए एक्स ई एक्स। ये तो कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, लेकिन ई क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो उसको हम एक्स का फंक्शन लिखेंगे। उसको फिर मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा उसका आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल है, कोई बस मैंने कॉन्सेप्ट वाइज दिखाया है इसको, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब हम देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है सुपरपोजिशन। ये हर जगह हमारे लिए यूज़ होती है, चाहे वो डिफ्लेक्शन का टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आती है वहाँ पे हमारे सुपरपोजिशन थ्योरम हमारे काम को आसान कर देती है। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलती है कि जब भी हमें रिजल्टेंट या टोटल एलोंगेशन निकालनी है किसी भी बार के लिए, तो हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम ले लेंगे, जितने भी डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ बार हैं सबका एलोंगेशन निकाल के हम उसको सम कर देंगे, तो हमें रिजल्टेंट एलोंगेशन दे देगा। जैसे कि मान लो एक कोई बार हैं, बहुत सारे बार कनेक्टेड हैं इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, अब मुझसे बोल दिया अगर किसी ने कि मुझे क्या करना है कि पूरी एलोंगेशन इसकी बतानी है कि सब में कितना एलोंगेशन आ रहा है। ठीक है, अगर इस तरीके से पता करना तो हम क्या करेंगे, इसका एलोंगेशन मैंने मान लिया डेल्टा 1 है, इसका मान लिया एलोंगेशन निकाल लिया डेल्टा 2, इसका निकाल लिया डेल्टा 3। ये तीनों आ जाएंगे, तो अगर हम इनको सम कर देंगे तो ये हमें क्या दे देगा, रिजल्टेंट दे देगा एलोंगेशन। ये होती है सुपरपोजिशन थ्योरम। अब ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कैसे निकालेंगे, इसके लिए सिंपल, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पी एल अपॉन ए ई से। इन सब के लिए मैं इंडिविजुअली फॉर्मूला लगाऊंगा, इनकी सबकी वैल्यू निकालूंगा। अगर किसी में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा होगा तो माइनस हो जाएगा, एलोंगेशन को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। एल्जेब्रिकली लेना, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो विथ नेगेटिव यहाँ पे पुट करना है, और अगर पॉजिटिव है तो एलोंगेशन हो रहा है तो पॉजिटिव लेके चलना है। तो इस तरीके से हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आगे 1-2 लेक्चर के बाद क्वेश्चन लेने स्टार्ट होंगे, जब थोड़ा टॉपिक कवर हो जाएगा तो हम क्वेश्चन में देखेंगे, अच्छे क्वेश्चन लेंगे, उसमें सब समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी केवल इतना याद रखना कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है और इसका यूज़ किस लिए करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ टू मटेरियल। मतलब कि अगर दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं, अगर उनका कंपैरिजन करें तो हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो हमारा कोई इस तरीके, मुझे इतना पता है कि एक चीज़ याद रखना कि ई जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, यानी कि स्लोप जो होता है वो ई के बराबर होता है। ठीक, अगर इस तरीके से दो मटेरियल हैं, एक ऐसा है एक ऐसा है। ठीक, ये मान लो हमारा E1 है और ये E2 है। ठीक है, अगर इसका थीटा 1 है और इसका थीटा 2 है, तो मुझे पता है थीटा 2 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा थीटा 1 से। अगर थीटा 2 ग्रेटर देन है थीटा 1 से, इसका मतलब क्या है, tan थीटा 2 भी ग्रेटर देन होगा tan थीटा 1 से। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि ई बड़ा मतलब कि E2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा E1 से। इतना मुझे समझ में आ गया। दूसरी चीज़, अगर इसी में हम देखें कि अगर हम किसी लाइन को एक खींचते हैं किसी भी स्ट्रेस वे वैल्यू से, मान लो मैंने एक लाइन खींची इस तरीके से। ठीक, तो अगर मैंने इस लाइन पे खींची तो मैं जिस पॉइंट पे ये लाइन E2 को कट कर रही हूँ, हाँ मैं देखूँ तो वहाँ पे स्ट्रेन मुझे मिल रहा है E एप्सिलॉन 2, और जहाँ पे E1 को कट कर रही हूँ वहाँ पे मिल रहा है एप्सिलॉन 1। ग्राफ से देख के सीधा पता चल रहा है कि एप्सिलॉन 1 क्या है, ग्रेटर देन है एप्सिलॉन 2 से। और मुझे इतना पता है E2 ग्रेटर देन था E1 से, यानी कि हम बोल सकते हैं जिसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है उसमें एलोंगेशन क्या होता है, कम होता है। ठीक, उसमें डिफॉर्मेशन मतलब क्या होती है, कम होती है, इतना बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, और जिसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगा उसमें एलोंगेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी डिफॉर्मेशन उसमें ज़्यादा होगी। वैसे भी है कि हमें जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो देता है वो रिजिडिटी बताता है किसी चीज़ की, तो जितना ज़्यादा यंग्स मॉडुलस होगा उसकी उतनी ज़्यादा रिजिडिटी होगी, और उसकी अगर इतनी रिजिडिटी है तो उसमें डिफॉर्मेशन करना उतना टफ होगा। ठीक है, तो हम इसको देख सकते हैं इस तरीके से। तो हम यहाँ बोल सकते हैं मॉडुलस इज स्मॉल फॉर गिवन मटेरियल हुज यंग्स मॉडुलस इज स्मॉल गिव लार्जर डिफॉर्मेशन। यहाँ से हम देख सकते हैं ये। ठीक, अब देखते हैं हम यंग्स मॉडुलस, जो हुक्स लॉ मैंने शियर स्ट्रेस के लिए देखना है अब हमें। तो पहले हम देखते हैं शियर स्ट्रेस क्या होता है और शियर स्ट्रेन क्या होता है।
शियर स्ट्रेस मुझे पता है क्या होता है। शियर स्ट्रेस का मतलब है कि एंगुलर डिफॉर्मेशन होती है। शियर स्ट्रेन तो एंगुलर डिफॉर्मेशन होती है। और शियर स्ट्रेस क्या होता है, जब हम शियर फोर्स मतलब टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं सरफेस के अलोंग, तो उसके कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा भी था और यहाँ पे मैंने नोटेशन भी बता चुका हूँ कि टाउ एक्स वाई का मतलब क्या होता है। इस पहले वाले का मतलब होता है फेस, किस फेस पे लग रहा है, और दूसरे वाले का मतलब होता है किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो टाउ एक्स वाई अगर शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा मान लो एक बार था हमारा कोई, ठीक है, क्यूब से मैं शो कर रहा हूँ उसमें। ठीक है, अगर मैं इसमें शो करूँगा तो मुझे पता, अगर मेरी ये बाई डायरेक्शन है, ठीक है, ये हमारे लिए एक्स डायरेक्शन है और ये हमारे लिए जेड डायरेक्शन है, तो हमारा मैं बताया कि टाउ एक्स वाई का मतलब होगा एक्स फेस तो ये वाला है, और बाई डायरेक्शन यानी कि ऊपर की साइड, ये टाउ एक्स वाई होगा हमारे लिए। ठीक है, और टाउ एक्स जेड का मतलब होगा एक्स फेस पर जेड डायरेक्शन में, यानी कि ये वाला टाउ एक्स जेड हो जाएगा। ठीक है, अगर टाउ एक्स वाई निकालना होगा तो मुझे क्या पता है, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग ही तो फोर्स चाहिए होगा ना, यानी कि पी वाई चाहिए होगा, क्योंकि ये सरफेस के अलॉन्ग चाहिए, इसके अलॉन्ग जो फोर्स आएगा वही तो इसके अलॉन्ग स्ट्रेस देगा, यानी कि बाई डायरेक्शन में फोर्स चाहिए होगा, यानी कि पी वाई अपॉन इस पूरे का एरिया। ठीक, ऐसे अगर कोई पूछे टाउ एक्स जेड मतलब ये, यानी कि हमें जेड डायरेक्शन में फोर्स चाहिए होगा, तभी इस डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेस आएगा, यानी कि पी जेड अपॉन एरिया। ठीक, यानी कि हम बोल सकते हैं टाउ एवरेज क्या होता है, सीधा शियर फोर्स अपॉन एरिया अंडर शियर, और शियर फोर्स को हम डिनोट करते हैं वी से। ठीक, अब शियर स्ट्रेन मतलब एंगुलर डिफॉर्मेशन जो भी प्रोड्यूस होती है। मैंने क्या किया, ये हमारी बॉडी थी, मैंने यहाँ से एक स्ट्रेस लगाया तो बॉडी क्या करेगी इस तरीके से, और ये मान लो हमारी बॉडी थी, मैंने जैसे ही यहाँ से फोर्स लगाया तो क्या करेगी इस तरीके से थोड़ी टिल्ट हो जाएगी, तो एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ, उसको हम मेजर करते हैं शियर स्ट्रेन के टर्म में। ये मान लो मेरा फाई 1 आ जाएगा, ठीक, यहाँ से फाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे इतना पता है कि जो हमारे स्ट्रेस लग रहे हैं यहाँ पे, ये मैं पहले ही क्लास में देख चुका हूँ इससे पहले, कि हमारे ये जो टर्म दोनों होते हैं वो स्ट्रेस इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस आते हैं, जो कि मैग्नीट्यूड में जो एडजेसेंट फेजेस है उसमें इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, नहीं टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स, ये मैं पहले ड्राइव कर चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी में, तो हमें पता है इसी चीज़ को हम आगे देखेंगे शियर स्ट्रेन को। तो शियर स्ट्रेन के लिए मैंने जब उसमें डिफॉर्मेशन किया, स्ट्रेस लगाएंगे तो ये जो बार था उस तरीके से टिल्ट होगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसको फाई 2 माना है और इसको फाई 1 माना है और इसको थीटा माना है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि टोटल जो डिफॉर्मेशन है फाई, वो किसके इक्वल होगा, फाई 1 प्लस फाई 2। ठीक है, और ये थीटा तो उसका एंगल था दो बॉडी के बीच में। अगर यही मैं अगर बॉडी अगर होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक होगा तो ये फाई 1 और फाई 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये मुझे याद रखना है कि फॉर होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल फाई 1 प्लस फाई 2 जो हो जाएगा वो 2 फाई के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फाई 1 और फाई 2 इक्वल हैं तो दोनों का सम के फाई इक्वल हो जाएगा 2 फाई 1 या 2 फाई 2। ठीक, और थीटा मुझे पता है, इसी से दिख रहा है कि थीटा क्या हो जाएगा 90 माइनस फाई 1 प्लस फाई 2। ठीक, अगर इसकी मैं स्ट्रेन की बात करूं कि मैंने अगर इसको फोर्स लगाया यहाँ से कहीं से तो इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं इसमें स्ट्रेन की बात करूँगा डिफॉर्मेशन की, तो डिफॉर्मेशन के लिए मुझे पता है इधर जो डिफॉर्मेशन हुआ है, एलोंगेशन हुआ, चेंज इन लेंथ, ए डैश है और उधर कितना है बी बी डैश है। अगर ये फाई है दोनों ही फाई हो जाएंगे, क्योंकि ये होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल अगर मैंने माना है, तो इन दोनों को मैंने मान लिया वो डेल्टा के एल के इक्वल है। तो शियर स्ट्रेन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो शियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेन का मतलब है 10 फाई, क्योंकि अगर इसमें देख सकता हूँ मैं, अगर इस ट्रायंगल में मैं 10 फाई लगाऊँ इस वाले में या किसी में भी, इस वाले में मैं 10 फाई लगाऊंगा तो 10 फाई इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 10 फाई इक्वल टू आएगा ए डैश या बी बी डैश अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या है एल, और बी बी डैश क्या मान रखी है मैंने डेल्टा एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल ही क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो मैं बोल सकता हूँ शियर स्ट्रेन जिसको हम नोट करते हैं गामा से, वो इक्वल टू होगा 10 फाई, यानी कि स्लोप ऑफ प्लेन आफ्टर डिफॉर्मेशन, जो प्लेन आफ्टर डिफॉर्मेशन है उसका स्लोप के बराबर ही क्या होता है हमारा शियर स्ट्रेन होता है, इसलिए हम उसको एंगुलर डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक, अगर सॉलिड की बात करें तो मुझे पता है चेंज इन लेंथ जो आएगी वो बहुत कम आएगी, ठीक, शियर स्ट्रेस के कारण, तो इसलिए 10 फाई बहुत स्मॉल होगा तो हम उसको फाई के बराबर बोल सकते हैं। इसलिए मैं बोल सकता हूँ इस वाले एक्सप्रेशन से कि 10 फाई अगर फाई के इक्वल हो जाएगा, यानी कि गामा इक्वल टू हो जाएगा फाई। ठीक है, और ये हमारा यहाँ से पता चल रहा है हमें। अब हम देखते हैं स्ट्रेन को।
एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ईएससी के लिए भी, और सिंपल किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि डायलेशन क्या होता है, डिस्टॉर्शन क्या होता है। देखो सिंपल एक चीज़ याद रखनी है कि जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं वो बॉडी में हमेशा चेंज, वॉल्यूम चेंज करते हैं बॉडी का, ठीक है। लेकिन शियर स्ट्रेस जो होता है या शियर फोर्स जो होता है वो कभी भी बॉडी का वॉल्यूम चेंज नहीं करता है, केवल चेंज शेप ओनली, शेप ही चेंज करेंगे बॉडी का। ये वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। शियर स्ट्रेस अगर बॉडी में लगा तो उसके कारण कभी भी बॉडी में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम जो नॉर्मल स्ट्रेस के कारण होता है उसको हम बोलते हैं डायलेशन, और चेंज इन शेप ड्यू टू शियर स्ट्रेस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है हमें, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम इसी को। यही जो एक्सप्रेशन मैंने अभी लिया था इसी को मैंने क्या किया, अगर मुझे पता है 5 1 + 5 2 बराबर हैं तो मुझे पता है फाई क्या हो जाएगा, फाई जो हमारा हो जाएगा वो 2 फाई के 1 के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से इसको 2 को उधर भेजेंगे तो मुझे पता है फाई 1 क्या हो जाएगा 5/2, और फाई 2 भी इसी के बराबर होगा। तो मैं अगर गामा इक्वल टू लूँगा तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 1 + 5 2, और 5 1 5 2 क्या है गामा/2, यानी कि यहाँ से हमें पता चला है कि टोटल जो शियर स्ट्रेन आएगा वो दोनों सरफेस का सम के बराबर आएगा, यानी गामा/2 जो हमारा स्ट्रेन आया वो इस वाले में आया है, गामा/2 इसके लिए और गामा/2 इधर के लिए, तो टोटल हो जाएगा गामा के बराबर, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसी में हुक्स लॉ फॉर इसी शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन अब समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके लिए हुक्स लॉ, ठीक है। तो हुक्स लॉ की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या हो जाएगा शियर स्ट्रेस के लिए, तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा टाउ, अगर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा टाउ इक्वल टू जी इंटू गामा, ठीक है। अब जी क्या होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, यानी कि इसको हम शियर स्ट्रेस केस में बोलते हैं शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको जी से डिनोट करते हैं या सी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको अब डिफाइन करना हो हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए भी मुझे पता है। देखो गामा को हम क्या लिख सकते हैं, गामा को हम लिख सकते हैं 10 फाई, ठीक है। गामा को हम 10 फाई लिख सकते हैं। अब हमें टाओ जी को डिफाइन करना तो हम क्या करेंगे गामा को 1 करेंगे। गामा 1 कैसे होगा, जब 10 45 1 होता है, तो यानी फाई अगर 45 हो जाए तो गामा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि स्ट्रेस शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट विच द फाइबर्स विल टिल्ट एट 45 डिग्री। ये देखो फाइबर जो क्या हो गए हैं वो 45 डिग्री पर टिल्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो उस वैल्यू के स्ट्रेस की वैल्यू को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिस पर जो हमारे फाइबर होते हैं वो वर्टिकल फाइबर क्या होते हैं टिल्ट कर जाते हैं 45 डिग्री पे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं शियर मॉडुलस इज इक्वल टू डेट वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस डेट कैन टिल्ट दी वर्टिकल फाइबर बाई 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं। अब हमें इसी में लास्ट है हमारा जो हुक्स लॉ है फॉर बल्क स्ट्रेस एंड बल्क स्ट्रेन, ठीक है। बल्क स्ट्रेस क्या होता है, जब किसी बॉडी पे हर एक डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हैं और वो सेम नेचर के हों और सेम मैग्नीट्यूड के हों, यानी कि अगर हर एक जगह से या तो कंप्रेसिव आए या हर एक डायरेक्शन से टेंसाइल आए और उसकी वैल्यू भी बराबर हो, तो इसको हम बोलते हैं बल्क स्ट्रेस, ठीक है। और नॉर्मल बल्क स्ट्रेस होता है, और बल्क स्ट्रेन क्या होगा, क्योंकि ये किस टाइप के स्ट्रेस हैं, ये नॉर्मल स्ट्रेस हैं, और नॉर्मल स्ट्रेस क्या करते हैं वॉल्यूम में चेंज करते हैं। तो इसलिए शियर स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। इसको हमेशा हम एक नाम से और बोलते हैं बल्क स्ट्रेन को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये हम बोलते हैं बल्क स्ट्रेस को, बल्क स्ट्रेन को, ठीक। अगर इसके लिए हुक्स लॉ देखेंगे तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ बल्क स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्क स्ट्रेन, यानी कि अगर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा जिसको हम के से डिनोट करते हैं। अभी के को हम क्या बोलते हैं बल्क मॉडुलस, ठीक है। बल्क मॉडुलस को डिफाइन करना होगा तो फिर से इस वाले टर्म को क्या करना होगा 1 करना होगा। तो अगर हमारा ई भी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर 1 हो जाएगा तो सिग्मा बी किसके इक्वल हो जाएगा के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हमें डिफाइन करना होगा तो मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं कि बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज डेट वैल्यू ऑफ बल्क स्ट्रेस विच गिव यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर ई भी क्या हो जाए 1 हो जाए तो जिस स्ट्रेस की वैल्यू पे ई भी 1 हो जाता है उस स्ट्रेस की वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं बल्क मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा इसी टॉपिक का लास्ट पार्ट है आज के लिए, इसी को हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बल्क मॉडुलस की, कि बल्क मॉडुलस क्या करता है डिस्क्राइब करता है डिफ़िकल्टी टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी,
यानी कि किसी बॉडी को कितने डिफ़िकल्टी से हम उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, ये हमें कौन बताता है, बल्क स्ट्रेस बताता है, बल्क मॉडुलस बताता है। यानी कि अगर किसी का बल्क के ग्रेटर देन है तो इसका मतलब क्या है, उस बॉडी का वॉल्यूम चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, ये हमें बताता है बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस की एक अपोजिट नेचर की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या बताता है, ईजनेस बताता है, किसी बॉडी को कितने आसानी से हम कंप्रेस कर सकते हैं उसको हम बताते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं कंप्रेसिबिलिटी के टर्म में, जिसको मैं बीटा से डिनोट करता हूँ, बीटा से। बीटा क्या होता है, इन्वर्सली मतलब 1/k के इक्वल होता है, इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो अगर हमें बात करूँ फॉर इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, इनकम्प्रेसिबल मटेरियल का मतलब क्या होता है, जिसमें चेंज इन वॉल्यूम क्या हो, जीरो, मतलब जिसका वॉल्यूम चेंज ना हो। इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते यानी कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो डी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर किसी का डी जीरो है तो उसको हम इनकम्प्रेसिबल मटेरियल बोलते हैं। और इनकम्प्रेसिबल है यानी कि उसका कंप्रेसिबिलिटी क्या है, जीरो। और बीटा का जीरो, तो बीटा का यहाँ जीरो पुट करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी, यानी कि उसके लिए इन्फिनिटी होती है के की वैल्यू। तो डायरेक्टली ईएससी में पूछा भी गया है कि फॉर इनकम्प्रेसिबल मटेरियल बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, तो वो इन्फिनिटी होती है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम थोड़े थोड़े टॉपिक कवर कर रहे हैं, अगर इसको सही से देखते चलोगे, याद रखते चलोगे तो सोम में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर सोम जिसका स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके आने वाले जितने सब्जेक्ट हैं, स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर आरसीसी वगैरह में, इसमें अगर इस यहाँ के कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं तो उसमें आसानी पड़ती है किसी भी चीज़ को, और फिर डिफ़िकल्ट से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो इसलिए आराम से अपनी पढ़ाई करते रहें सभी लोग, और सही से अपने आप को मैनेज करें, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ से, ठीक है। अपने कैरियर पर ज़्यादा फोकस करिए। ओके, थैंक यू फॉर टुडे वीडियो।